राज्य या राष्ट्र, विश्व, ये पूरे समाज के अंग हैं। ये हम मानते हैं। लेकिन जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो इसको नहीं मानती है। एक दूसरी व्यवस्था हम और मानते हैं समाज की, उसको हम लोग कहते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में एक मार्गदर्शक जो होता है उसको हम विद्वान मान लेते हैं। पुराने जमाने में उसको ब्राह्मण कह देते थे, लेकिन मार्गदर्शक, सबसे ऊपर विचार को प्रधान माना गया है हमारे यहाँ। लेकिन पश्चिमी की जो संस्कृति है वो संपत्ति, धन को सबसे ज्यादा महत्व देती है। जो इस्लामिक संस्कृति है वो बल प्रयोग को ज्यादा महत्व देती है। और साम्यवादी जो संस्कृति है वो समाज में वर्ग विद्वेष, इसको सबसे ज्यादा महत्व देती है। ये चारों संस्कृतियों का पूरा अंतर मैंने आपको बता दिया। तो भारतीय जो संस्कृति है उस संस्कृति में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। परिवार, ये सबको, परिवार, गांव, राष्ट्र, सबको स्वायत्त इकाई बनाया गया है। लेकिन ये अपनी सारी स्वतंत्रता रखते हुए भी ऊपर वाली जो इकाइयां हैं उनके साथ जुड़ी रहती हैं। ये हम लोगों का ताना बाना इस प्रकार का है। और दूसरी हम लोगों ने ताना बाना ये बनाया है कि मार्गदर्शक, रक्षक, रक्षक माने राज्य, पालक मतलब व्यवसाय, तो पालक हो गया व्यवसाय, और सेवक, श्रमिक, इन चारों को हम लोगों ने समाज शास्त्र के साथ जोड़ा है। मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक, ये चारों जो हैं ये चारों स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चारों ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं है एकदम से। तो इन चारों का ताना बाना इस प्रकार के आया। चारों में भी जो मार्गदर्शक है उसकी भूमिका सबसे ऊपर होती है। विचारक, चिंतक, जो समाज के बारे में सोचता है, उसकी भूमिका सबसे ऊपर होती है। अब गड़बड़ कहाँ हुआ ये आप समझिए कि मार्गदर्शन करने वालों का अभाव हुआ भारत में। चिंतन बंद हो गया, मंथन बंद हो गया, दुनिया की हम हर मामले में नकल करने लग गए। संविधान भारत का बना, नकल करके बना। दुनिया की सारी असत्य धारणाएं भारत में सत्य के समान स्थापित हैं एकदम। जो पश्चिम का दे, आंख बंद करके हम मान लेते हैं कि यही सही है, क्योंकि हमारे चिंतन मंथन बंद हो गया। कैसी दुर्दशा भारत की हुई कि एक जमाना था कि यहाँ पर कपिल, कणाद, गौतम, इस प्रकार के लोग, अच्छे अच्छे कितने नामी लोग उस समय पैदा हुए। हम लोगों ने व्याकरण का पाणिनि उस समय हो गए। तो ये इस प्रकार के लोग पैदा हुए। अब क्या पैदा हो रहे हैं? आज से कुछ वर्ष पहले हम लोग गांधी पर गर्व कर रहे थे। गांधी, अब गांधी चले गए तो गांधी से ऊपर नहीं बढ़े हम। कहाँ चले गए? तो जयप्रकाश को ही गांधी मान लिए। अब जयप्रकाश चले गए तो अन्य हजारे से संतोष कर रहे हैं, इसी को गांधी कह देंगे। अन्ना हजारे चले जाएंगे तो किसी माटी के मूर्ति को गांधी मान लेंगे। हमारे अंदर गांधी से आगे बढ़ने की शक्ति नहीं पैदा हो रही है। पुराने जमाने में जब कोई सुविधा नहीं थी तो उस समय विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरीखे लोग, चाणक्य सरीखे राजनीतिज्ञ पैदा हुए, और आज सारी सुविधा हमारे पास है तो आसाराम और फलाने ठिकाने पैदा हो रहे हैं हमारे बीच में। तो विचारकों का अभाव होते चला गया, और विचारक जब नहीं रहे तो हम दुनिया के विचारों का आयात करने लग गए। और आयात करने लग गए तो जो दुनिया के लोग कह दे वही सही है, गलत कह दे तो गलत है। सारी असत्य धारणाएं भारत में सत्य के समान स्थापित हो गई। और दूसरी गड़बड़ी क्या हुई कि विचारकों का अभाव हुआ तो राजनेताओं ने अपने को तानाशाह घोषित कर दिया।
अब राजनेताओं ने हमको धोखा दिया, समाज व्यवस्था को। वो धोखा क्या दिया वो आप जैसे आप समझिए ना, हम अपना एक गेट कीपर बाहर में रख दिए, देखो भाई तुम हमारा पहरा करना, सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे में है, बंदूक दे दिए उसको, पिस्तौल दे दिए। अब उस गेट कीपर की नीयत खराब हो गई, इस मालिक को अगर हम मार दे तो हम मालिक बन जाएंगे सारा। अब उसके पास बंदूक है, हम चोर सरीखा इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि पता नहीं वो कब मार दे। ये स्थिति समाज की हो गई है कि हमने उनको पावर दे दिया और वो पावर का दुरुपयोग करके और तानाशाह बन गए। अब बंदूक उसके पास है, वो बंदूक वापस कैसे ले, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये बंदूक राजनेताओं के पास हो गई। अब राजनेता भी दो प्रकार के हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और एक तानाशाही व्यवस्था है। जो तानाशाही व्यवस्था होती है वो तो बंदूक के जोर पर चलती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था बंदूक के जोर पर चलती नहीं है। तो लोकतांत्रिक जो देश हैं उनकी यह मजबूरी होती है कि वह समाज में अव्यवस्था पैदा करें। ये आपको मैं साफ कर दूं कि तानाशाह जो देश होते हैं वहाँ अव्यवस्था कभी नहीं होती है, वहाँ या तो कुव्यवस्था होगी या सुव्यवस्था होगी। और जो लोकतंत्र जहाँ होगा वहाँ कुव्यवस्था भी नहीं होगी, सुव्यवस्था भी नहीं होगी, वहाँ हमेशा अव्यवस्था होती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में अव्यवस्था है, ये भी एक बड़ी बहुत जटिल बात है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अव्यवस्था पैदा करने के लिए समाज में राजनेता क्या करते हैं। राजनेताओं को खतरा सिर्फ एक बात से है, अगर समाज एकजुट हो गया तो राजनेता को खतरा पैदा हो जाएगा, पता नहीं समाज इकट्ठा होकर के क्या निर्णय कर लेगा। तो दुनिया का हर लोकतांत्रिक देश यह प्रयत्न करता है कि समाज को एकजुट नहीं होने देना है, और उसके लिए 8 आधारों पर समाज में वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष बढ़ाया जाता है। ये 8 आधार क्या क्या हैं? धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब अमीर, किसान मजदूर। ये 8 आधारों पर समाज में वर्ग विद्वेष बढ़ाया जाता है। ये 8 आधारों पर साम्यवादी भी बढ़ाते हैं, लेकिन साम्यवादी कहाँ बढ़ाते हैं? जहां वो शासन में नहीं रहते हैं तो 8 आधारों पर वर्ग विद्वेष बढ़ाते हैं, और जहां वो तानाशाह बन जाते हैं वहां ये 8 आधार खत्म कर देते हैं, फिर कोई आधार वर्ग विद्वेष नहीं पैदा होगा। तो जो साम्यवादी देश जो होते हैं 8 आधारों का उपयोग करते हैं, वही 8 आधार लोकतांत्रिक देश भी उपयोग करते हैं। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहे, भाई प्रकृति में तो 2 ही वर्ग होता है, एक होता है शरीफ, एक होता है बदमाश, एक होता है देव, एक होता है उस असुर, तीसरा वर्ग कहाँ बनता है प्रकृति में। लेकिन जब राजनेताओं की नीयत खराब हुई तो इन्होंने 8 आधार बना दिए। तो हिंदू मुसलमान बना दिया, तो किसी ने कह दिया जात के आधार पर ये आदिवासी, ये गैर आदिवासी, ये सवर्ण, ये दलित। इसी तरह किसी ने कह दिया कि ये बिहारी, तो ये फलाने जगह का। एक ठो पंडित नेहरू को सूर सवार हुआ, भाषावार प्रांत रचना, तो उन्होंने भाषावार एक ठो बना दिया। इसी तरह से क्षेत्रीयता शुरू हो गई भाषावार के बाद, ये बिहारी, ये मराठी, ये बंगाली, तो क्षेत्रीयता शुरू हो गई। ये सब आधारों पर तो समाज टूट रहा था। राजनेता प्रसन्न था कि समाज टूट रहा है, लेकिन परिवार तो टूट नहीं रहा था। तो इन राजनेताओं को सनक सवार हुई कि परिवार कैसे टूटे। तो परिवार तोड़ने के लिए इन्होंने
महिला और पुरुष को बांटना शुरू कर दिया, एक ले आए महिला सशक्तिकरण। अब आप दिल्ली अगर जाएंगे तो दिल्ली में राजघाट पर सरकार के तरफ से बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है, बहुत बड़ा, और उसमें लिखा हुआ है महिलाओं पर अत्याचार कानूनन अपराध है। अरे नेता भाई, तुम ये तो बताओ कि समाज में किसके ऊपर कानूनन छूट है अत्याचार करने की? जब सब पर कानूनन रोक है तो फिर महिला शब्द लिखने की क्या जरूरत है? कोई ले आएगा कन्या भ्रूण हत्या, तो कोई फलाना ले आएगा, कोई ठिकाना ले आएगा। महिला अत्याचार करा करके परिवार तोड़ना इनका उद्देश्य है। तो एक ठो ले आते हैं, कभी से राहुल गांधी ले आते हैं युवा जागृति। अरे युवा जागृति क्या होता है? परिवार में एक महिला भी होती है, एक पुरुष भी होता है, महिला पुरुष के साथ साथ कोई युवा होता है, कोई वृद्ध होता है, सबको मिला के ना परिवार बनता है। तो परिवार में युवा जागृति अलग, वृद्धों को अलग, बांट दो युवा जागृति और वृद्ध के नाम पर, बांट दो किसान और मजदूर के नाम पर, गरीब और अमीर, बेमतलब का झगड़ा। दुनिया में ना कोई गरीब होता है ना अमीर होता है, क्योंकि ये सापेक्ष शब्द है, निरपेक्ष शब्द नहीं है। हम रामानुजगंज में जब थे तो हम अमीर माने जाते थे, क्योंकि वहां के लोग हमारी तुलना में गरीब थे। अब अंबिकापुर में आ गए तो हम बराबरी में आ गए, क्योंकि भाई हमारे हिसाब से और भी लोग, कई लोग ऊपर थे, और हम दिल्ली चले गए तो दिल्ली में हम गरीब हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो हर आदमी है हमारी तुलना में बहुत धनी है। इसलिए गरीब अमीर ये शब्द समाज तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। अब शब्द ये प्रचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि राजनेता हमेशा कोशिश करता है कि वो बिल्लियों के बीच बंदर के समान भूमिका में रहे। ये उसकी कोशिश होती है हमेशा, कभी बराबर ना होने दे, कभी संतुष्ट ना होने दे। बिल्ली और बंदर की कहानी आप तुम लोगों को बता दें कि वो बंदर हमेशा कोशिश करता है कि बिल्लियों की रोटी कभी बराबर ना हो। अगर रोटी बराबर हो गई तो बंदर भूखे मर जाएगा। एक बात, रोटी बराबर ना हो। दूसरा, बंदर हमेशा सक्रिय दिखे रोटी को बराबर करने में, लेकिन करे कभी नहीं, सक्रिय दिखना चाहिए। और तीसरी भूमिका बंदर की होती है कि छोटी रोटी वाली जो बिल्ली है वो कभी संतुष्ट न हो जाए, कह दे कि जाने दो हमारा छोटा सा ही, तो बंदर भूखे मर जाएगा। हमेशा कहेगा कि तुम्हारी रोटी छोटी है, उसकी देख बड़ी है, उसकी रोटी को बराबर करना है। ये हमेशा असंतोष की ज्वाला जला के रखी जाएगी। तो राज्य हमेशा ये तीनों काम करता है गरीब अमीर के बीच में, कि कभी संतुष्ट नहीं होने देगा, गरीबी मिटाने का प्रयत्न करता रहेगा, गरीबी कभी कम नहीं होने देगा। उसके लिए इस राज्य के तरीके हैं, उसके लिए कृत्रिम ऊर्जा बनाई गई है, पूंजीवाद लाया जाता है, दुनिया का पूंजीवाद भारत में लाया जाता है, समाज को कमजोर किया जाता है। ये सब कई तरह की बातें इसमें हैं। और ये आठों आधार पर आप लोगों को एक बात और बता दें कि भारत के सभी राजनैतिक दल, सभी शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, सभी राजनैतिक दल सभी आठों आधारों पर स्वतंत्रता के बाद लगातार वर्ग विद्वेष बढ़ाने में सक्रिय हैं। आज तक 70 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक भी आधार पर वर्ग विद्वेष से कोई राजनीतिक दल, एक भी राजनीतिक दल दूर रहा हो। सभी पूरी सक्रियता से आठों आधारों पर वर्ग विद्वेष बढ़ाते रहते हैं। समाज बेचारा क्या करे? समाज की परिभाषा बदल दी गई, समाज व्यवस्था बदल दी गई, समाज शास्त्र बदल दिया गया, सबको नकली दुनिया से ला लू करके झूठ सच फैला करके और सारा समाज व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया, परिवार व्यवस्था को तोड़ दिया गया, सब तहस नहस हो गया। अब प्रश्न ये है कि हम अब क्या कर सकते हैं? नहीं है, जो है वो तो है, हमारी शक्ति क्या है, हम कर क्या सकते हैं? दिख तो रहा है इतना बड़ा समुद्र, हमारे पास साधन कितना है? अगर एक बाल्टी है
तो कोई भी आके कहेगा कि समुद्र तो साफ नहीं होगा। लेकिन तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? हमने तो कहानी सुनी है कि एक चिड़िया का अंडा समुद्र ले गया, तो चिड़िया चोंच से साफ करने लगी। किसी ने कहा है क्या मूर्खता कर रही है? तो उसने कहा कि मैं अपना प्रयत्न कर रही हूँ, कोई ऋषि आएगा, अगर हमारे प्रयत्न को देखेगा तो हो सकता है समुद्र सुखा दे, हमारा अंडा मिल जाए। उस तरह अगर हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे तो कोई ना कोई ऐसा जरूर व्यवस्था आएगी जो इस समस्या का समाधान कर लेगी। अगर हम प्रयत्नशील ही नहीं रहेंगे तो कहीं से शुरुआत ही नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को इस संबंध में प्रयत्नशील होना चाहिए, और हम लोग हो रहे हैं अपनी सीमा में, अपनी क्षमता के अनुसार। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि भारत में विचार मंथन बंद हो गया। वैसे तो पूरी दुनिया में विचार मंथन बंद हो गया, लेकिन भारत विचारों का निर्यात करता था और भारत अब आयात करने लग गया। तो सब नकली विचार आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो विचार मंथन होता नहीं ज्यादा, भारत करता था। तो भारत में विचार मंथन जो बंद हुआ, तो हम लोगों को सबसे पहला काम ये शुरू कर रहे हैं कि विचार मंथन शुरू हो। दूसरा काम हम लोगों को यह करना है, विचार मंथन तो शुरू कर किया ही जाए, वो हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरा काम जो हम लोगों को करना है कि राज्य हमेशा वर्ग निर्माण करके वर्ग विद्वेष फैलाना चाहता है। वो क्या करेगा? कभी महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे देगा, तो कभी गरीबों को ज्यादा, गरीबों के नाम पर अधिकार दे देगा, कभी आदिवासियों और हरिजनों के नाम पर भेद फैला देगा, अधिकार दे देगा। क्योंकि देखिए, समाज में यह बात तो एकदम है कि राज्य के प्रयत्नों के कारण असमानता तो पैदा होती है। मतलब कुछ महिलाओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाते हैं, कुछ आदिवासियों के ऊपर शुरू हो जाते हैं, कुछ गरीबों पर शुरू हो जाते हैं। ये सब तो शुरू होता है, क्षेत्रीय भावनाएं शुरू हो जाती हैं, कुछ भाषा के आधार पर हो जाता है, कुछ मजदूरों किसानों के ऊपर हो जाता है, और इसी को राज्य आधार बना करके और इसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ भी हो, हम इन आधारों पर, 8 आधार पर, हम हिंदू मुसलमान के आधार, 70 साल तक इसी राज्य व्यवस्था ने हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा, प्रत्यक्ष है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर। अब क्या आया है? जब से मोदी जी आए हैं तब से अब कुछ हिंदू लोग उछल रहे हैं, सांप्रदायिक हिंदू, हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखेंगे। अरे भाई, ये समाज टूट जाएगा। ये हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम आगे की वो आगे। हमारा अगर समाज को सशक्त करना है तो ये हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, महिला और पुरुष, किसान और मजदूर, इन सबको छोड़िए। हमारी लड़ाई किससे है? हमको गुलाम बना के रखा है राज्य शक्ति ने, और राज्य शक्ति 8 आधारों पर हम लोग को लड़ा रही है, और हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। मत लड़िए, किसके साथ क्या हो रहा है इसको बाद में निपट लेंगे। अभी हमारे घर में अगर आग लगी है तो भंटा सूख रहा है तो सूखने दो खेत का, अभी तो आग बुझाने की जरूरत है, पानी का आग बुझाने में पानी लगाएंगे। तो वर्तमान समय में राज्य ने समाज को गुलाम बना लिया है, हम लोगों को लड़ा भिड़ा करके वो हमको गुलाम बनाता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। और इसलिए हम लोगों को इन 8 आधारों पर पूरी तरह से वर्ग विद्वेष से मुक्त हो जाना है। कोई कहे कि अब महिलाओं पर अत्याचार और अब आया है बड़ा महिलाओं, अब प्रश्न ये है कि इसकी पहचान क्या है, कि ये गलत कर रहा है कि सही, क्योंकि महिलाओं पर तो हो रहा है, तो इसकी पहचान क्या है? वो मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। लास्ट में एक सूत्र है उसका, जो भी आदमी आकर कमजोरों के से बात करे कि तुम्हारे अधिकार ये हैं,
जो भी आदमी आकर कहे कि महिलाओं के अधिकार है, जो कहे गरीबों का अधिकार है, उसको धक्का मार के घर से निकाल दीजिए उसको। हट, बेमतलब का है यहाँ लड़ाने भिड़ाने। एकदम वो समाज विरोधी तत्व है, वो एजेंट है नेताओं का, चाहे वो कोई भी हो। अधिकार बताने की जरूरत, कमजोरों का एक सिद्धांत समझ लीजिए, कमजोरों की मदद करना मजबूतों का कर्तव्य होता है, कमजोरों का अधिकार नहीं होता है। और राज्य क्या करता है, तो कमजोरों का अधिकार बना देता है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो दो बात समझ लीजिए, कमजोरों को कभी मत बताइए कि तुम्हारे अधिकार क्या है, जो बताता है उसको धक्का मार कर निकाल दीजिए। और मजबूतों को हमेशा बताइए कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है। अरे भाई, तुम महिलाओं के साथ इस तरह कर रहे हो, अरे भाई तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है बताओ, तुम गरीबों के ऊपर कुछ नहीं रहम नहीं करते हो, तुम उचित मजदूरी नहीं देते हो, यह किसको बताइए, आप मजबूतों को बताइए। एक सूत्र बना लीजिए, मजबूतों को उनके कर्तव्य बताए जाएं और कमजोरों को अधिकार नहीं बताए जाएं, वर्ग विद्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये नेता लोग जो है ना, ये परेशान हो जाएंगे। ये अभी जो मालिक बन गए हैं नेता, ये नहीं बन पाएंगे। ये हम लोगों को यह बात साफ साफ करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको अंत में यह संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में समाज को राजनीति ने गुलाम बना लिया है, सत्ता ने गुलाम बना लिया है, हमारे सारे अधिकार उन्होंने समेट लिए हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमें समाज सशक्तिकरण के मार्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता बना करके अपनी दिशा आगे लानी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोग जो प्रश्न करेंगे वो प्रश्नों पर और हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक बार बाबा जी, वो राज्य की सीमाएं क्या हैं? राज्य की सीमाएं, हाँ, वो क्लियर कर दीजिए। जो राज्य होता है, राज्य की सीमाएं केवल है सुरक्षा और न्याय। राज्य हमारा मैनेजर होता है सैद्धांतिक रूप से, तो राज्य हमारा मैनेजर होता है, मालिक नहीं होता है। मालिक तो समाज होता है। तो समाज के जब चार भाग किए गए, एक हुआ मार्गदर्शक, एक हुआ रक्षक। राज्य को कभी भी अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए, व्यापार में कोई दखल राज्य को कभी नहीं देना चाहिए, तो राज्य को दिया ही नहीं गया, वो तो पालक के जिम्मे में है। राज्य सब जगह दखल देता है, श्रम में भी दखल देगा, वो व्यापार में भी दखल देगा, विचार भी राज्य ही करेगा, नीति निर्धारण भी राज्य ही करेगा। तो राज्य की सीमा होती है सुरक्षा और न्याय। जन कल्याणकारी कार्य राज्य के कर्तव्य नहीं होते हैं, दायित्व तो बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग तो अंधे हैं। जो पश्चिम ने कह दिया, पश्चिम वालों ने कह दिया बंदूक की छूट होनी चाहिए, तो हम बंदूक को छूट दे देंगे। पश्चिम वालों ने कह दिया कि राज्य का काम जन कल्याणकारी काम, तो जन कल्याण तो हम लोग करने लग गए। पश्चिम वाले कह देंगे नहीं, राज्य का ये काम नहीं है, तो नहीं है। तो इस तरह से राज्य की सीमाएं होती हैं सुरक्षा और न्याय, यही उसका दायित्व होता है। और प्रश्न बताओ, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रश्न और किसी के प्रश्न उठा हो? कितना मिनट हो गया होगा? 25 31। ठीक है। और प्रश्न कोई बताओ। एक चीज और पूछनी थी कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अब पूरा समाज एक साथ तो आकर विचार नहीं कर सकता। इसका प्रैक्टिकल जो है, इसका एक प्रैक्टिकल, इसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप हम लोग बना रहे हैं बैठ करके। ये बता दें कि हम लोग 70 साल से 75 वर्ष से यही कार्य कर रहे हैं। 70 वर्ष तो करीब करीब हो ही गया इस पर सोचते। इसका हम लोगों ने एक रामानुजगंज में और उसका ढांचा बनाया और पूरा, और वो पूरी तरह सफल रहा। अब इस पर अभी हम लोगों ने 2 वर्ष और चिंतन किया ऋषिकेश में जाकर के। इसका प्रैक्टिकल हम लोग ये बना रहे हैं कि भिन्न विचारों के लोग
एक साथ बैठकर अलग अलग विषयों पर चिंतन करें, मंथन करें, वो निष्कर्ष समाज के सामने दें। जैसे अभी किसी वैज्ञानिक ने अगर कह दिया कोरोना के बारे में, कोरोना धूप से ठीक हो जाएगा, अब वो अगर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है, सारी दुनिया मान लेगी, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है, हमको ये विश्वास है। उसी तरह से हम लोग भारत में भी पहले किसी न किसी को मानते थे कि ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा, ये ठीक बोलेगा, तो ये हमारा संत आदमी है, ये महात्मा आदमी है, ये आदमी उचित मार्गदर्शन देगा। अब मार्गदर्शन देने वाले तो सब ये रद्दी सद्दी कहाँ से लोग आने लग गए, यही मार्गदर्शन देने लग गए, सब गलत मार्गदर्शन देने लग गए। तो अब स्थिति ये है कि हम लोग एक नए तरह का ग्रुप बना रहे हैं और इसको मार्गदर्शक मंडल हम लोग नाम दे रहे हैं। मतलब देश भर के 400-500 लोगों का एक ग्रुप बने, उसमें सब तरह के लोग हो, किसी एक विचारधारा के लोग नहीं, महिला पुरुष आदिवासी गैर आदिवासी हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग, गरीब अमीर सब, 400-500 लोगों